नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश। एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरीके से भारत में हाल फिलहाल की परिस्थितियां देखने में मिल रही हैं, तो ऐसे में न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं न्यायिक समीक्षा आखिरकार क्या होती है। देखिए, न्यायिक समीक्षा के इतिहास के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है। तो मैं आपके लिए बहुत ही काम की इंपॉर्टेंट चीजें बुक से निकाल करके ले आया हूं, इन्हीं को ही नोट्स बनाना है, और बाकी जो चीजें हैं उस बुक के अंदर जितनी चीजें वो एक्स्ट्रा हैं, वो आपके काम की नहीं है। तो हम इसकी अर्थ के ऊपर चलते हैं कि न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की जो न्यायपालिका की शक्ति है, ठीक है, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है, उसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा अर्थ है, इसको समझिए। संसद कानून बनाती है, ठीक है, कार्यपालिका अपने आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देती है, जिसके आधार पर वो दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करती है। अब ऐसे में संसद या कार्यपालिका, ध्यान रखिए, कार्यपालिका या संसद का अधिनियम ये सही है कि नहीं, ये कौन तय करेगा? तो इसकी जिम्मेदारी भारत के संविधान ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को दी है सेंटर के लेवल पर, और हाई कोर्ट को दी है राज्य के स्तर पर। ठीक है, कि वो चेक करके बताएं कि इन्होंने जो कानून बनाया है, जो आदेश पारित किया है, वो ठीक है कि नहीं, संविधान के अनुसार है कि नहीं, कहीं अपनी मनमर्जी से कोई सरकार अपने अनुसार अपने फायदे के लिए काम कर रही है कि नहीं, या कि कहीं वो दूसरों का नुकसान तो नहीं कर रही। इसको इस तरीके से समझिए, जिस तरीके से आप एक एग्जाम में पेपर लिखते हैं, पेपर आपने लिखा, कोई मान लीजिए क्लास में कोई चैप्टर आपको पढ़ाया गया और उसके बाद आपने उसको लेकर के क्वेश्चन लिखा। अब वो क्वेश्चन जब तक आप टीचर से टेस्ट नहीं करवाओगे, चेक नहीं करवाओगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने आंसर बेहतर तरीके से लिखा कि खराब लिखा। हो सकता है कि आपको लगे अपने मन में कि यार मैं तो बड़ा अच्छा आंसर लिखता हूं, और आप उसको छुपा करके टीचर से हमेशा बचा करके रखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाएं और पता चले कि एग्जाम में आपको नंबर ही ना मिले। रीजन हो सकता है कि आपको लगता है कि आप सही गए, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं यार, इसने सही तरीके से कार्य नहीं किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप उसी क्वेश्चन को अपने टीचर को दिखाओ कि देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आप बताइए, और टीचर फिर वो आपको बता देगा कि भाई ये आपने सही तरीके से लिखा कि नहीं, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कितने नंबर मिलेंगे, क्या इसको बिल्कुल काट दिया जाए या बिल्कुल अलग पैटर्न अपना लिया जाए। तो उसने एक तरीके से आपके आंसर की समीक्षा किया, ठीक है, आपका रिव्यू किया आपके उत्तर का, और उस रिव्यू से फायदा यह हो गया कि आपका उत्तर बहुत बेहतर हो गया, आपने जो गलतियां की उन गलतियों को आपने सुधार लिया। इसी तरीके का कार्य जो है न्यायिक समीक्षा के तहत किया जाता है। जब संसद कोई भी कानून बनाती है और मान लेते हैं कि वो कानून संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जा रहा है, खास करके संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकती है। जिस तरीके से यहां लिखा गया है कि परीक्षणोपरांत यदि पाया गया कि उनसे कि संविधान का उल्लंघन होता है, तो उन्हें अवैध, असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित किया जा सकता है और सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं है कि न्यायिक समीक्षा का मतलब किसी कानून को अवैध ठहराना ही है। न्यायिक समीक्षा का मतलब यह है कि जितने भी कानून संसद पास करेगी,
जितने भी आदेश सरकार देगी उन सभी को कोर्ट, हमारी न्यायपालिका, वो चेक करेगी, संविधान के पर्सपेक्टिव में, संविधान के परिप्रेक्ष्य में रखते हुए जांचेगी कि क्या ये संविधान के अनुरूप है कि नहीं। इस चीज को हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। अब अगर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, संविधान के खिलाफ जाते हैं, तो उसको अवैध, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। इस तरीके की घटना भारत में हो भी चुकी है, कई सारे मामलों में हो चुकी है। इवन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक बार तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे एक संविधान संशोधन को ही अमान्य घोषित कर दिया था। जी हां, बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूं 99वें संविधान संशोधन की, जो कि 2014 के अंदर हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके माध्यम से उसको संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था। इसका मतलब यह था कि न्यायपालिका के अंदर जो नियुक्तियां अभी कॉलेजियम की सिफारिश पर होती हैं, उसकी जगह पर एक नया ढांचा लाने की कोशिश की गई, एक नया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा कि न्यायिक नियुक्तियों में भी सरकार की भूमिका रहे, सरकार का एक आदमी अपॉइंटमेंट में भी भूमिका निभाए। ऐसा होने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ जाती, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अब ऐसे में कोई भी चीज जो मूल ढांचे का उल्लंघन करेगी उसको न्यायपालिका मान्य नहीं रखेगी। इसीलिए इस 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः खारिज कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, इसलिए ये अब वैलिड नहीं रहेगा। तो इसको बोला जाता है न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक, इसको एक और तरीके से समझाने की मैं कोशिश करता हूं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक परिवार है और उस परिवार के अंदर आप हैं और आपके पार्टनर हैं। अब आप अगर लड़के हैं तो आपकी पत्नी होगी, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति होंगे। ठीक है, और भी बाकी संभावनाएं हो सकती हैं जिनके रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन हम मान करके चलते हैं कि 2 पति पत्नी हैं और उन 2 पति पत्नियों के साथ साथ उनके 2 बच्चे भी हैं। ठीक है, अब ऐसे में बच्चे जो हैं वो जिद करते हैं पापा से जाकर के कि पापा पापा कार चाहिए, पापा पापा गाड़ी चाहिए, पापा पापा मोटरसाइकिल चाहिए। और पापा को लगता है कि अरे वाह, चलो गाड़ी आ जाएगी, कार आएगी, मजे से घूमेंगे, बच्चों को भी चाहिए, बच्चों की डिमांड पूरी कर देते हैं। तो पापा कोशिश करते हैं, उनको आश्वासन दे देते हैं, बच्चों को वादा कर देते हैं कि चलो भैया आप गाड़ी लेने जाएंगे, गाड़ी लेने चलते हैं। तभी वहां पर पत्नी आ जाती है। अब पत्नी उनसे पूछती है कि तुम्हारा क्या डिसीजन है गाड़ी को लेकर के, और पति बोलता है कि भाई हम गाड़ी लेने जा रहे हैं क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे हैं। अब ऐसे में मान लेते हैं पत्नी उस डिसीजन के खिलाफ हो और उसको लगे कि यार अभी गाड़ी लेना उचित नहीं है, क्योंकि अभी 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना है ना, घर में माँ बाप हैं, बीमार हैं, उनकी बीमारी का खर्चा उठाना है, और एक अभी नया घर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस नए घर के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होगी, लोन चुकाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। ऐसे में वर्तमान समय में अगर गाड़ी खरीद लेंगे तो ये हमारे परिवार के हितों के खिलाफ चले जाएंगे, हमारे परिवार के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा। हो सकता है कि बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा लगे, उनको ठीक ठाक लगे, लेकिन वो अभी समझ नहीं है उनको इतनी, लेकिन हमारे परिवार के हितों के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में पति पत्नी उसको मना कर दे और बोल दे कि नहीं भैया ये काम नहीं होगा, गाड़ी अभी नहीं लाएंगे, अभी हम लोन चुकाएंगे, ठीक है, गाड़ी लेने का समय बाद में होगा। तो एक तरीके से समझिए, जो परिवार के हित थे वो हो गया मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, यानी कि जो इतना महत्वपूर्ण है कि जिसको खारिज नहीं किया जा सकता, जिसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता। तो परिवार के हित को मूल ढांचे के साथ जोड़ करके देखिए कि परिवार के हित के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप। और जो पत्नी ने जो बात रखी, जो उस डिसीजन को खारिज किया, उसकी जगह पर रखिए न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी आदेश को, कानून को खारिज कर देता है जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ जाता है। ऐसे ही पत्नी ने अपने पति के उस डिसीजन को खारिज कर दिया या उसको मना लिया, उसको कह दिया कि भाई ये चीज अब हम नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन रिव्यू हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है, न्यायिक समीक्षा होगी। सेम जैसे क्रिकेट में भी आप देखते हैं, उदाहरण बहुत सारे हैं, मैं आपको दुनिया भर के उदाहरण दे सकता हूं। क्रिकेट के अंदर भी होता है ना, जैसे क्रिकेट के अंदर एक प्लेयर है, बैटिंग कर रहा है और उसको अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया, लेग बिफोर आउट। अब उस प्लेयर को लगता है कि अरे मेरे को शायद गलत तरीके से आउट दे दिया, तो वो रिव्यू के लिए थर्ड अंपायर को भेजता है और थर्ड अंपायर फिर उसको चेक करता है,
प्रॉपर टेक्नोलॉजी से कि भैया ये बॉल विकेट के ऊपर लग रही थी कि नहीं, क्या ये डिसीजन सही है कि नहीं, क्रिकेट के रूल्स के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। ठीक है, अगर सही होगा तो उसको मेंटेन रखेगा, नहीं होगा तो उसको क्या देगा कि आप ओवरटर्न कर लीजिए। इसी तरीके से जुडिशियल रिव्यू भी भारत के अंदर कार्य करता है। तो ये तो होगी जुडिशियल रिव्यू। अब ये चीज ध्यान रखना कि न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत ने इसकी उत्पत्ति नहीं की। इसके इतिहास पे चलते हैं और इतिहास पे देखते हैं। सबसे पहले यूएसए में, जी हां, अमेरिका के अंदर न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जो है वो प्रारंभ हुआ। एक केस आया था 1803 में जिसको बोला जाता है मार्बरी बनाम मेडिसन। तो मार्बरी बनाम मेडिसन, इस केस से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। बहुत सारी चीजें अमेरिका से ही प्रतिपादित हुई। उसका कारण यह था कि उसमें लोकतंत्र बहुत पहले आ चुका था, उनका संविधान बहुत पहले बन चुका था, तो उनके पास वो अनुभव था। तो अमेरिका ने 1803 के इस केस से एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, मार्बरी बनाम मेडिसन केस से, और उसको बोला गया न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। अब जब जुडिशियल रिव्यू बना तो हमारी आजादी के टाइम जब हम आजाद हुए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को इस चीज के बारे में खबर थी, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरे विश्व के सारे संविधानों की जांच परख की, उनको स्टडी किया, उनको पढ़ाई की, उनके अच्छे चीजों को अपनाया, खराब चीजों को छोड़ दिया, अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनाया। ऐसे ही अमेरिका के न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत से भी हम परिचित थे। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माता, जो बहुत, मैं उनको मानता हूं कि बहुत ही विजनकारी थे, दूरदृष्टि रखते थे, उनको यह पता था कि भविष्य में हो सकता है कि आने वाली सरकारें वो संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश करें, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन करने की कोशिश करें, संविधान के प्रावधानों में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश करें और अपनी तानाशाही स्थापित करने की कोशिश करें। ऐसी चीज से बचाने की आवश्यकता है, हमारे संविधान की रक्षा की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी दी कि वो संविधान की रक्षा करे, और न्यायपालिका को संविधान का इंटरप्रेटर बना दिया, व्याख्याकर्ता, कि भाई न्यायपालिका व्याख्या करेगी संविधान की और वो बताएगी कि संविधान के अनुसार क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है। अंतिम व्याख्या उन्हीं की मानी जाती है। इसी के साथ साथ उन्होंने न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को भी डायरेक्टली तो नहीं डाला, लेकिन इनडायरेक्टली संविधान के कई सारे अनुच्छेदों में डाल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में दूसरी ओर संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। तो अगर आपसे कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रारंभिक परीक्षा में और एक लाइन दे दी जाए, आप हाँ या ना में आंसर देना। यहां पर क्वेश्चन हो सकता है बड़ा आ जाए, लेकिन यह पूछ लिया जाए कि भारत में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत न्यायिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्या यह कथन सही है कि गलत है? तो आप लोगों को आंसर देना है यह कथन जो है वो गलत रहेगा। ठीक है, इससे एमसीक्यू किस तरीके से आ सकता है वो मैं लास्ट में पूछूंगा। अब आपको मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायिक समीक्षा के अधिकार है वो आर्टिकल 32 के तहत आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप रिट जारी करने की शक्ति देखते हैं। और हाई कोर्ट को जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 226 226, जिसमें आप देखते हैं कि रिट इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो अलग अलग तरीके की रिट के माध्यम से। लेकिन इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और अनुच्छेद है जिसके अंदर क्लियर तौर पर आप अगर उसको पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि यार ये आर्टिकल तो केवल न्यायिक समीक्षा के लिए ही है, जिसमें लिखा गया है न्यायिक समीक्षा के बारे में, और वो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 13, अनुच्छेद 13। अब आप कहोगे सर अनुच्छेद 13 में क्या है, 13 में क्या है? तो अनुच्छेद 13 में आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो आपको कानून की परिभाषा मिलेगी, ठीक है, कानून की जो परिभाषा है वो देखने को मिलेगी। दूसरा ये देखने को मिलेगा कि कोई भी कानून जो कानून की परिभाषा के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं, अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, निरस्त या असंवैधानिक माना जाएगा। न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है। हालांकि डायरेक्टली हमारे संविधान में कहीं पर भी न्यायिक समीक्षा शब्द नहीं लिखा गया है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके पढ़ेंगे तो जुडिशियल रिव्यू वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका एसेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब न्यायिक समीक्षा की शक्ति की अगर हम बात करते हैं ना मेरे दोस्त, मैं इसको यहां से ये इरेज कर रहा हूं सब कुछ। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति
संविधान की मूलभूत विशेषता है, तथापि संविधान में मूलभूत ढांचे का एक तत्व है। इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा भी ना तो कटौती की जा सकती है, ना ही इसे हटाया जा सकता है। क्लियर सा मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। तो इस शक्ति को आप कम नहीं कर सकते या हटा नहीं कर सकते। इसके लिए संसद ने कई बार कोशिश की थी, खास करके आपातकाल के और उससे पहले के दौर में। 1970 का दशक जो है न्यायपालिका बनाम विधायिका की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, रोचक सी तनातनी को प्रदर्शित करता है। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने कई बार कोशिश की कि न्यायपालिका की शक्ति को कम किया जाए, लेकिन हर बार न्यायपालिका ने कुछ समय के बाद उन सभी डिसीजंस को वो कर दिया। जैसे कई सारे संविधान संशोधन किए गए, तो एक संविधान संशोधन में उसको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने की बात की गई, जिसको न्यायपालिका ने अवैध घोषित कर दिया। इसी तरीके से आपने 99वां संविधान संशोधन देखा, जिसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला किया, तो उसको भी न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब ऐसे में कई बार ये हो सकता था, ये मामला उठ सकता था सरकार के मन में, संसद के मन में, कि भाई यार हम कोई काम करने जा रहे हैं, लोग चुन करके तो हमें भेजा है, और न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके हमें रोक दे रही है। तो ऐसे में वो हो सकता है कि उस न्यायिक समीक्षा की शक्ति को ही समाप्त करने की बात करने लग जाता। तो ऐसे में उससे बचने के लिए हमारी न्यायपालिका ने पहले ही घोषित कर रखा है कि मूल ढांचे के अंतर्गत आती है न्यायिक समीक्षा। इसलिए न्यायिक समीक्षा में ना तो संसद किसी तरीके की कटौती कर सकती है, ना ही खत्म कर सकती है, ये हमेशा बनी रहेगी, और ये बहुत जरूरी भी है। अब इसी के साथ साथ आपको एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं ना मेरे दोस्त, तो न्यायिक समीक्षा को लेकर के कुछ अपवाद भी हैं। ये महत्व की जगह पर हम पहले एक बार थोड़ा से अपवाद देख लेते हैं कि अपवाद क्या है, या मैं यूं कहूंगा कि अपवाद को हम बाद में देखते हैं, पहले महत्व ही देख लेते हैं, तो फिर आपको एक्सेप्शंस भी समझ में आएंगे। अब महत्व क्या है? सबसे महत्व कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखना। अगर न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं होगी तो संसद जो है वो एकदम अतिक्रमणकारी, कहते हैं ना, तानाशाह प्रकार से बिहेव करने लग जाएगा। कोई भी सरकार जो वहां पर पूर्ण बहुमत में होगी, संसद में जिस भी पार्टी को पूर्ण बहुमत होगा, ये बहुत बड़ा स्तर पर बहुमत होगा, वो फिर अपनी मर्जी से किसी भी तरीके का परिवर्तन करने लग जाएगी। ऐसे ऐसे परिवर्तन जो कि हो सकता है कि उस सरकार के लिए तो ठीक हो, लेकिन लोगों के लिए अच्छे ना हो सकता है कि कोई सरकार आए, उसके पास संसद में बहुत अच्छा खासा फुल मेजोरिटी है, बहुत भयंकर मजबूत, मान लेते हैं कि 400 सीटें आ गई किसी के पास लोकसभा के अंदर, तो बहुत बेहतरीन मेजोरिटी उसके पास आ गई। ऐसे में वो हो सकता है कि संविधान के सारे ही प्रावधान बदल दे। ऐसे में वो हो सकता है कि ऐसा कोई प्रावधान डाल दे कि भाई जिन जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनको हम नौकरी देंगे, बाकियों को नौकरी नहीं देंगे। उसके मन में, उसके हाथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की तानाशाही की प्रवृत्ति से बचाने का एक सबसे बड़ा टूल जो है, साधन जो है, वो न्यायिक समीक्षा है। इससे संविधान सर्वोच्च बना रहता है, संसद जो है कंट्रोल में रहता है, क्योंकि संसद के जितने भी सदस्य हैं उनको हमारे लोगों के द्वारा निर्वाचित करके भेजा जाता है। लोगों के प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा में डायरेक्टली और राज्यसभा में इनडायरेक्टली, लेकिन है वो हमारे जनता के ही प्रतिनिधि। तो ऐसे में वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर होता है। ब्रिटेन में आप देखोगे तो संसद संप्रभु है। संसद संप्रभु का मतलब संसद ने एक बार जो आदेश दे दिया, एक बार जो ऑर्डर दे दिया, एक कानून बना दिया, उस कानून को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। वो फुल एंड फाइनल है। वो सलमान खान की वांटेड फिल्म के डायलॉग की तरह चलता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, है ना। वो इस तरीके की कमिटमेंट आपको वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन भारत में इस तरीके की परिस्थितियां बड़ी ही खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि भारत की और ब्रिटेन की पद्धति में थोड़ा सा अंतर है। भारत में जिस तरीके की डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, उसके लिए संसद को संप्रभु बना दिया जाना बड़ा ही खतरनाक सिद्ध होता। इसलिए संसद के बजाय हमने संविधान को सर्वोच्च बनाया कि दुनिया में, भारत में अगर कोई सबसे बड़ा है तो संविधान है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे घर में होता है ना, मम्मी पापा होते हैं, कई बार एक जोक में बोल देते हैं कि घर का राजा कौन, तो लोग बोलते हैं नहीं राजा नहीं, घर में रानी है।
ठीक है, सर्वोच्च कौन? घर की रानी है। पत्नी के आदेश के बिना, उनकी मर्जी, उनकी सहमति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी कदम नहीं उठा सकते। हालांकि पति का भी ऐसा ही है ना, दोनों के लिए सेम सही चलता है। तो यहां पर संविधान को हमने सर्वोच्च रखा। ठीक, पहली चीज संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है न्यायिक समीक्षा। दूसरी चीज संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच। अब आप कहोगे ये क्यों? देखिए, हमारे संविधान ने क्लियरली केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 7th शेड्यूल में आप देखोगे, 7वीं जो सूची अनुसूची है उसके अंदर आपको 3 सूचियां देखने को मिलती है। एक जिसको हम बोलते हैं संघ सूची, एक जिसको आप राज्य सूची बोलते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। अब ऐसे में मान लेते हैं कि एक सरकार आ गई, संसद में एक पार्टी फुल बहुमत के साथ, पूरी बहुमत के साथ सत्ता बन गई, और अब उसको लगता है कि यार राज्यों के साथ बड़ा तनाव होता है, किसी राज्य में हमारी सरकार है, किसी राज्य में हमारी पार्टी के खिलाफ की सरकार है, क्यों ना एक काम करे, पूरे राज्यों को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, एक ही सरकार रहे जो संघ की सरकार है बस, या क्यों ना सारे राज्य जो है जिनमें हमारी सरकार नहीं है उनको तबाह कर दिया जाए, उनको मदद देनी ही बंद कर दी जाए, सबको खत्म कर दिया जाए, है ना, सबकी सरकारें भंग कर दी जाए बिना किसी कारण के। वो यानी कि वो अपनी तानाशाही पर आ सकती है, शक्ति संतुलन, इस संतुलन को बिगाड़ सकती है। इस सब से बचने में भी न्यायिक समीक्षा भूमिका निभाती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी काम सरकार मूल ढांचे के खिलाफ करेगी तो न्यायपालिका उसको निरस्त कर देगी। आपको ध्यान से समझना है, बहुत सारे विवाद, जो विवाद, कौन कौन से विवाद, उनको बड़े ही ध्यान से समझिए। मैं आपको यहां पर जोड़ करके बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है आपकी। ऐसे विवाद जो केंद्र और राज्य विवाद हैं। ठीक है, दूसरा राज्य बनाम राज्य विवाद है। ये सारे के सारे विवाद, इन विवादों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। न्यायपालिका के पास शक्ति है ये कि वो इसका डिसीजन लेकर के बताएगा कि किस तरीके से होगा। वो केंद्र सरकार की मनमानी होने को रोक देता है। तो एक तो संतुलन बनाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी चीज, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि अगर भाई न्यायिक समीक्षा नहीं होती तो मैं आपको बताता हूं, सत्ता में कोई भी होता है उसके अंदर प्रवृत्ति होती है केंद्रीयकरण की, अपनी शक्ति को बढ़ाने की और दूसरों की शक्ति को कम करने की, जिम्मेदारी को कम करने की। ये पूरे विश्व के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत नहीं होता, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32, मान लेते हैं कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये नहीं होते, न्यायिक समीक्षा से संबंधित मान लेते नहीं होते, तो आपके मौलिक अधिकार तो गए समझो, आपको किसी तरीके की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। फिर आज के समय में आप जिस तरीके से मुखर रूप से भारत में किसी भी सरकार की आलोचना कर पाते हैं, तो उस समय नहीं कर पाते। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली जाती। हमारी आलोचना करता है, अब भी रुक, तेरे को बताते हैं, चलो भाई डालो इसको जेल में, डालो, पकड़ो इसको, लगाओ कानून की कई सारी धाराएं लगाओ, तो आपकी अभिव्यक्ति की सारी आजादी चली जाती। जो आप अभी चैट बॉक्स में कर रहे हैं ना, सोना मोना जानू पानू, तो ये सोना मोना जानू पानू, इस तरीके की अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन जाती कि किसी को भी देखते ही प्यार दिल से निकल गया और वहीं पर लग गए चैट बॉक्स में करने, हाय क्या हाल चाल है, ठीक है कि नहीं है, है? तो इस तरीके की अभिव्यक्ति जो आप कमेंट में कुछ भी लिख देते हो, ये भी आपकी चली जाती। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके मौलिक अधिकार जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जिस तरीके के मौलिक अधिकारों का उपभोग आप आज के समय में करते हैं, ऐसे मौलिक अधिकार आपके पास कभी भी नहीं रह पाते। ठीक है, तो ये थे। अब बात कर लेते हैं इसके अपवाद की। कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है, या एक बार फिर से संवैधानिक प्रावधान में बोल देता हूं, फिर अपवाद पे चलते हैं। अपवाद को थोड़ा लंबा ही ले जा रहे लास्ट में। देखो, संविधान में न्यायिक समीक्षा का उपयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 13, ठीक है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, ठीक, अनुच्छेद 132, 133, 134, 143, 226, इतने ही याद रखने हैं बस। और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो अनुच्छेद 226 को याद कर लेना आप, मेरे जितने भी दोस्त हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ अनुच्छेद आप 131 याद कर लेना, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13, इन 4 को आपको हमेशा याद रखना। बाकी भी हैं, लेकिन ये 4 सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यायिक समीक्षा को लेकर के। अब मुद्दे पे आ जाते हैं, अपवाद पे, ठीक
ठीक है, कि अपवाद क्या क्या है। अब आपको लगेगा यार अपवाद भी होते हैं क्या न्यायिक समीक्षा के? जी हां बिल्कुल मेरे दोस्त, अपवाद आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार कमेंट बॉक्स में आप सब से देखना चाहता हूं कि मेरे जितने भी प्यारे मित्र हैं वो कौन कौन है जो अपवाद बता सकता है। मेरे को कोई बता सकता है कि क्या क्या अपवाद हैं न्यायिक समीक्षा के? कोई भी मेरा दोस्त जो यहां पर बताना चाहे। चलिए तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला अपवाद जो आपको देखने को मिलेगा वो है आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33। यहां से इसको हटा देते हैं। जी हां, अनुच्छेद 33 में क्या प्रावधान है कि संसद को पावर दी गई है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो चाहे तो हमारे जो सैन्य बल हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसी के कार्मिक हैं, उनके मौलिक अधिकारों को कानून बना करके सीमित कर सकती है। जैसे उनके पास अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं होता है, तो ऐसे किसी भी मामले का, ऐसे किसी भी कानून का जो कि अनुच्छेद 33 के तहत लाया गया, उसको आप न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। तो पहला अपवाद हो गया अनुच्छेद 33। यह आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं। दूसरा आपके बारे में अगर अपवाद की बात करते हैं तो वो अपवाद है अनुच्छेद, अगर हम बात करते हैं तो 34, मार्शल लॉ, सैन्य कानून जिसको बोले जाते हैं। संसद के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे सैन्य कानून बनाए, जैसे अफ्स्पा का नाम आपने सुना होगा, कि कोई एक क्षेत्र है, डिस्टर्ब्ड है, अशांत क्षेत्र है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आतंकवाद है, गोलीबारी, विद्रोह की परिस्थिति है, तो ऐसे में उस जगह पर संसद जो है सैन्य कानून लागू कर सकता है। तो वो सैन्य कानून, और उस सैन्य कानून को लागू क्यों किया गया, इस चीज की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। हां, उस सैन्य कानून के तहत अगर किसी कार्मिक ने, ऑफिसर ने दुर्भावना से ग्रसित होकर के अपने पर्सनल फायदे के लिए या अपना पर्सनल बदला लेने के लिए कोई कार्य किया है, कोई गलत कार्य किया है, तो उस कार्य की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन जो संसद ने जो कानून बनाया है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। और संसद और किसी क्षेत्र में अफ्स्पा, सैन्य कानून, मार्शल लॉ लागू किया गया है, उसकी भी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो यह भी एक अपवाद के तौर पर देखने को मिलेगा। अब इसके साथ साथ अगर हम तीसरी चीज पर चलें तो आपने एक अनुच्छेद का नाम सुना होगा, जिस अनुच्छेद को हम बोलते हैं अनुच्छेद 262। अंतरराज्य जो नदियों के जो विवाद होते हैं ना, भारत में एक ही नदी कई सारे राज्यों के बीच से निकल करके गुजरती हुई निकलती है। ठीक है, ऐसे में उसके पानी के उपयोग को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है। उस विवाद में को सुलझाने के लिए ये शक्ति जो है अनुच्छेद 262 ये संसद को देती है। संसद को क्या देता है कि संसद एक नदी जल प्राधिकरण बना सकता है। ठीक है, नदी जल प्राधिकरण, भारत में समय समय पर कई सारे नदी जल प्राधिकरण बनाए गए, और ऐसा नदी जल प्राधिकरण बनाते समय इसको न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकता है। यानी कि जुडिशियल, ये जो ट्रिब्यूनल जो बनाया गया, ये ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया वो फुल एंड फाइनल होगा, न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकती। ये भी एक प्रावधान है, ये भी एक अपवाद है न्यायिक समीक्षा का। एक और अपवाद की अगर हम बात करते हैं तो आपने एक अनुच्छेद पढ़ा होगा, अनुच्छेद 82। उस 82 में संसद को पावर दी गई है कि संसद जो है ना परिसीमन आयोग बनाए। परिसीमन आयोग, ठीक है, परिसीमन आयोग जो कि हमारी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है, सीटों का निर्धारण करता है। तो परिसीमन आयोग के फैसले भी फुल एंड फाइनल होते हैं। इसने कोई भी डिसीजन दिया तो इसके डिसीजन के खिलाफ भारत के किसी भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। यानी कि परिसीमन आयोग के फैसले की भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो ये मोटे मोटे 4 अपवाद हैं, 4 एक्सेप्शन हैं जो कि संसद को दिए गए हैं। ध्यान रखिए, ये सारे कानून बनाने की पावर जो वो पार्लियामेंट के पास है, जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को दूर किया जा सकता है। हालांकि अन्य मामलों में ऐसी परिस्थिति नहीं आती है। तो अब यहां से उम्मीद करता हूं कि न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में सारी की सारी चीजें मेरे सारे दोस्तों को समझ में आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब मेरे प्यारे दोस्त, एक सवाल आ रहा है तड़कता भड़कता हुआ, एमसीक्यू टाइप का, जल्दी से आंसर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार सवाल पढ़ करके बोलूंगा क्योंकि मेरे को भी एकदम से माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा।
सवाल है, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रतिपादन भारत के द्वारा किया गया। दूसरा, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारत के संविधान में स्पष्ट तौर पर न्यायिक समीक्षा वाक्यांश के साथ लिखा गया है। तीसरी चीज, न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में अतुलनीय भूमिका निभाती है। चौथा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत के अंदर ग्राम न्यायालय, जिला न्यायालय, सभी तरीके के कोर्ट को उपलब्ध कराई गई है। अब आपको कहा जाएगा कि सही कथन चुनिए और आपके विकल्प रहेंगे ए केवल एक सही, बी 1 और 2 सही, सी केवल 3 सही और डी 3 और 4 सही। आपको इनमें से फिर आंसर देना पड़ेगा, विकल्प चुनना पड़ेगा। तो मेरे सारे के सारे प्यारे मित्र जो यहां पर जिंदा हैं, जीवित हैं, आंसर देंगे। जी हां, बिल्कुल ठीक, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। सी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरी स्टेटमेंट ठीक थी, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है इसकी गलत थी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आपसे एमसीक्यू बन करके आ सकता है। मुख्य परीक्षा में भी यहां से सवाल बन सकता है और सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति ने, भारत में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत ने संविधान की रक्षा करने या संविधान को बचाए रखने का कार्य किया है, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब संसद न्यायिक समीक्षा की शक्ति को अभिभावी हो कर सकती है। उन अपवादों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ऐसे में आपको एक्सेप्शंस लिखने हैं। पहले न्यायिक समीक्षा बता देना, उसका फायदा काम बता देना, महत्व बता देना, फिर सेकंड पैराग्राफ से आपको अपवाद लिखने हैं, जो अपवाद मैंने यहां पर लिख दिए। ठीक है, बुक के अंदर डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए एनालिसिस करके दे दिया। इस तरीके से सवाल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे सारे दोस्तों को क्लास समझ में आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो काम की चीजें हैं वही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। बुक अपने साथ रखना, ये बने बनाए नोट्स के तरीके से आपके लिए काम आएगा। एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने से आप बच जाएंगे। चलिए, जब भी हम न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं ना, तो आपने पिछले चैप्टर में जाना था कि न्यायिक समीक्षा के बारे में, जुडिशियल रिव्यू, जिस तरीके से उसकी उत्पत्ति अमेरिका में भी थी, तो इसकी उत्पत्ति भी अमेरिका में भी है। अधिकतर चीजें आप देखोगे तो न्यायपालिका से संबंधित चीजों में अमेरिका का आपको देखने को मिलेगा कि वहीं से ही उत्पत्ति होती है। भारत की अगर हम बात करते हैं ना, तो न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत भारत के अंदर 1970 के दशक में जो है वो उभर करके आया। ठीक है, और उस समय कुछ न्यायमूर्ति थे जिनकी अगर हम बात करते हैं तो वी.आर. कृष्णय्यर, पी.एन. भगवती, ओ चिन्नप्पा रेड्डी, है ना, डी.ए. देसाई, ये सब इन्होंने न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। अब न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है, इसको मतलब को समझिए, बड़े ध्यान से समझाते। देखिए, भारत में 3 अंग हैं। ठीक है, हम सरकार के 3 अंगों की बात करते हैं। ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं विधायिका, और विधायिका का काम होता है कानून बनाना। ठीक है, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, और कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। तीसरा जो अंग है जिसको हम बोलते हैं न्यायपालिका, इसका कार्य होता है कि संविधान की रक्षा करना या संविधान की व्याख्या करना। अब इस चीज को समझिएगा बड़े ध्यान से। विधायिका कोई कानून बनाए या कार्यपालिका कोई आदेश के माध्यम से किसी काम को करने की कोशिश करे। ठीक है, ये दोनों काम हमारे संविधान ने इनको दिए हैं। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों काम, ये दोनों अंग ठीक ढंग से ना करते हो, सही से ना कर पा रहे हो, और ऐसे में जनता को ये लगे कि यार हमारी सरकार तो बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर रही, जो चीजें हमें चाहिए वो हमें प्रदान नहीं कर रही, अब क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में वो न्यायपालिका की तरफ नजर दौड़ाते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में न्यायपालिका क्या करती है, कई सारी परिस्थितियां ऐसी आती है जब न्यायपालिका जो है वो विधायिका का भी कार्य करने लग जाती है
और कार्यपालिका का भी कार्य करने लग जाती है। यानी कि जो काम हमारी संसद को और हमारी सरकार को करना चाहिए वो काम न्यायपालिका अपने आदेशों के माध्यम से करने लग जाती है। इसको बोला जाता है न्यायिक सक्रियता। ठीक है, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसमें न्यायपालिका अपनी भूमिका से बढ़ करके, अपनी सीमाओं को लांघ करके, उससे आगे बढ़ करके कार्य करने लग जाती है और नीति निर्माण में भूमिका निभाने लग जाती है। कई सारी चीजें, कई सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें न्यायिक सक्रियता जो है, न्यायपालिका सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है। और वो परिस्थितियां कब कब हैं, इन परिस्थितियों को भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली अगर हम परिस्थिति की बात करते हैं तो जब हंग असेंबली होती है, जब सरकार बड़ी कमजोर होती है, गठबंधन की सरकार होती है, कई सारे दलों का उनके ऊपर प्रेशर होता है, ऐसे में वो सरकार कोई भी सख्त निर्णय नहीं ले पाती है, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले पाती जिससे पूरे देश का भला होता और उसके कारण हो सकता है कि कुछ समुदाय, कुछ वर्ग जो है वो उससे नाराज हो जाए। ऐसी परिस्थिति में वो स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले पाती, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो एक भी वर्ग अगर उनसे नाराज होता है तो उस वर्ग से संबंधित पार्टी, दल उसके साथ गठबंधन तोड़ लेगा, सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका बहुत सक्रिय रूप से कार्य करती है। ठीक है, या कई बार सरकार जो है वो अपनी इमेज को लेकर के ज्यादा चिंतित है कि यार हम ये काम करें कि नहीं करें, कहीं हमारा वोट बैंक तो हम इससे नहीं खिसक जाएगा। लेकिन वो ऐसा काम किया जाना बहुत जरूरी है देश के हित के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे अपने वोट बैंक के कारण। तो ऐसे में भी न्यायिक रूप से सक्रिय भागीदारी देखने को मिलेगी न्यायपालिका की। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, फुल मेजोरिटी की सरकार होगी, सशक्त प्रधानमंत्री होंगे, उस समय न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता की जो शक्ति है वो बहुत ही सीमित सी हो जाती है। उस समय न्यायपालिका इतना अधिक सक्रिय होकर के कार्य नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसको उस समय इतना अवसर नहीं मिलता है। तो ये न्यायिक सक्रियता की कुछ जो है चीजें हैं। तो ये बेसिकली विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका जब न्यायपालिका निभाने लग जाती है तो उसको हम न्यायिक सक्रियता के रूप में रखते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से वो कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए। चलिए, ये हम देख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सेम वही है कि कार्यपालिका द्वारा सरकार के अन्य अंगों, है ना, न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों, विधायिका और कार्यपालिका के संवैधानिक दायित्वों को पालन के लिए बाध्य करना, ये न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आती है। अब इसमें न्यायपालिका जरूरी नहीं है कि वो कानून बना रही है खुद, वो बेसिकली सरकार को आदेश देती है। कई बार आपने कई बार देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, इस तरीके की आपने खबरें सुनी होंगी न्यूज़पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फलाना फलाना काम करें, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार को इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए, सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली वो संसद को और सरकार को, कार्यपालिका को मार्गदर्शन भी देती है, रास्ता भी दिखाती है, उनको कार्य करने के लिए बाध्य करती है कि आप ये काम करो, 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को ये सारी चीजें करके दो, है ना। तो वो भी न्यायिक सक्रियता का ही हिस्सा है। और भारत में न्यायिक सक्रियता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो वो आपको मिलेगा आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में। आप देखना, जब हमारा संविधान बना था उस समय अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई खास अधिकार, कुछ खास प्रावधान ज्यादा नहीं थे, उसके अंदर कुछ गिने चुने से थे। लेकिन आज के समय में आप देखोगे कि न्यायपालिका अपनी न्यायिक व्याख्या करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इतने सारे मौलिक अधिकारों को परिभाषित कर दिया। आमतौर पर किसी भी मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ना और उसको हटाने का काम करेगी संसद, उसके पास शक्ति है। लेकिन बिना संसद के न्यायपालिका अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के दायरे को लगातार बढ़ाती हुई चली गई। कोई भी फैसला आता, जनहित याचिका जब दायर की जाती है, जनहित याचिकाओं के कारण भारत में न्यायिक सक्रियता जो है वो बहुत तेज गति से, कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित हुआ। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब न्यायिक सक्रियता थोड़ी सी बढ़ने लगी तो जनहित याचिकाओं का अंबार लगने लग गया। ठीक है, तो ऐसे में न्यायपालिका समय समय पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कई सारे अधिकारों को परिभाषित कर देती है। जैसे कि आपने के पुट्टास्वामी केस में हाल फिलहाल में देखा, निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग के अंतर्गत परिभाषित किया। और भी बहुत सारे अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे अधिकार आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोर्ट ने, न्यायपालिका ने न्यायिक समीक्षा के माध्यम से दिए। जबकि ये कार्य जो है, ये काम करने किसको चाहिए? ये संसद को करना चाहिए। जैसे शिक्षा के अधिकार की हम बात करते हैं ना, आर्टिकल 21A, तो 21A सरकार ने संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट करके संविधान में डाला जरूर, लेकिन उससे पहले ही न्यायपालिका ने उसको परिभाषित कर दिया था मौलिक अधिकार के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, और वो कहा था कि ये मौलिक अधिकार सरकार को इसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए तीव्र। तो उसके बाद सरकार ने संविधान का संशोधन किया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो न्यायिक समीक्षा, जो ये सारी की सारी चीजें जो है ये न्यायिक सक्रियता को दिखाती है, जुडिशियल जो एक्टिविज्म जिसको हम बोलते हैं वो है। ठीक है, तो विधि निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब ये जनहित याचिका की अवधारणा से जुड़ी हुई है। ठीक है, सक्रियता के कारण जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ी है, PIL जो है वो न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम जो है यहां पर माना जाता है। ये सारी की सारी चीजें हैं। तो न्यायिक सक्रियता के बारे में बस इतना ही था जो आपको जानना था, इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, MCQ टाइप के एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं। मेंस के पॉइंट से मैं बहुत डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे मेरे M लक्ष्मीकांत क्लास। ये केवल एक रिवीजन के तौर पर है, ताकि आप इसको थोड़ा सा देखें और आपको पूरा का पूरा रिवीजन आपके सामने हो जाए और आपको इसके बारे में अच्छे से एक बेसिक सी नॉलेज जो है, अंडरस्टैंडिंग वो मिल जाए। ठीक है, अब यहां पर MCQs में किस तरीके से सवाल आ सकता है वो मैं आपसे पूछ लेता हूं। मेरे सारे प्यारे दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। न्यायिक सक्रियता से संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। दूसरा, भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ वर्ष 1980 के दशक के बाद हुआ। तीसरा, न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत यह कहता है कि न्यायपालिका संसद के कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तीसरा कथन, न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत संविधान ने स्पष्ट तौर पर न्यायपालिका को प्रदान किया है। अब आपसे कहा जाएगा कि सही कथन चुनिए, और आपके विकल्प रहेंगे A केवल 1 सही, B केवल 2 सही, C केवल 3 सही और D 2, 3, 4 सही। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो ऐसे में आपको आंसर देना होगा कि सही कौन सा है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें केवल पहली स्टेटमेंट सही थी, अमेरिका वाली स्टेटमेंट सही थी, अमेरिका से उत्पत्ति हुई। सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, इसकी भारत में इसके प्रारंभ 70 के दशक के मध्य में हुआ था, 80 के दशक में नहीं हुआ। ठीक है, न्यायिक सक्रियता का मतलब संसद के बनाए गए कानूनों की जांच परख करना नहीं है, बल्कि संसद और कार्यपालिका की समान इक्वल भूमिका निभाने की भूमिका निभाना है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। इसी तरीके से फोर्थ स्टेटमेंट जो थी वो भी इसकी गलत थी, कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं थी। ठीक है, तो आप सबको उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, अच्छे से बेहतर तरीके से आपने जाना होगा। देखिए क्या होता है, जिस तरीके से आपने देखा कि न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति अमेरिका में हुई, ऐसे ही जनहित याचिका की अवधारणा भी जो है ये अमेरिका से ही देखने को मिलती है, उसी में 1960 के दशक में प्रारंभ हुई। भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये 1970 के दशक के मध्य के बाद से भारत में आपको तीव्र गति से बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अब अमेरिका में क्यों प्रारंभ हुई थी समझिए, और 1960 के दशक में ही क्यों हुई थी ये भी समझिए। अमेरिका में इसे प्रतिनिधित्व विहीन समूहों एवं हितों को कानूनी या वैधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए रूपायित किया गया था। आप सबको पता होना चाहिए कि अमेरिका में रंग भेद की नीति काम करती थी बहुत पहले से, यानी कि वहां पर काले और गोरे, व्हाइट एंड कलर्ड पीपल्स के बीच में भेदभाव होता था। गोरे लोगों के पास अधिकार होते थे, कलर्ड पीपल जो थे, जो अश्वेत लोग थे, उनके साथ वो भेदभाव करते थे और उनको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था, ना तो वोट डालने का, और उनके स्कूल अलग रख किए जाते थे, यातायात के साधन अलग थे, बस्तियां अलग बसाई जाती थी, बहुत सारी सुविधाएं उनको नहीं दी जाती थी। तो ऐसे में वंचित समूह थे। इसके साथ साथ आप देखोगे तो इवन महिलाओं को लेकर के भी उतना इक्वेलिटी का स्टेटस उस समय तक नहीं आया था अमेरिका में, वो 1950 के बाद ही आना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब ऐसे में उस समय यह महसूस किया गया कि यार अमेरिका में बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो कमजोर हैं, जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है आगे।
अब रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो संख्या तो बहुत सारी उन लोगों की, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं है। अब ऐसे में इनकी समस्याओं का समाधान करना तो जरूरी है, सरकार की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो उनकी आवाज उठाने के लिए अन्य समूह, एनजीओ, कई सारे बड़े बड़े एनजीओ जो होते हैं, गैर सरकारी संगठन या बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स होते थे, उन लोगों ने न्यायपालिका के सामने इनकी आवाज उठाई। तो उसको बोला जाता है जनहित याचिका। ठीक है, भारत के अंदर हम बात करते हैं तो सब ये सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का उत्पाद है। जैसे जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ा, जनहित याचिकाएं बढ़ते हुए चली गई। 1980 के दशक के मध्य में शुरुआत हुई और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती जो है पीआईएल के प्रवर्तक रहे। पी.एन. भगवती का नाम इसमें खास करके ज्यादा लिया जाता है। अब इसको आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक ये बेसिक लाइन पढ़ के बता देता हूं, ताकि आपकी आत्मा को भी शांति मिल जाए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप स्क्रीन पर जो लाइन लिखी है उसको पढ़ करके बोल करके सुनाते नहीं है। तो मैं आपको एक बार बोल देता हूं कि पीआईएल यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है, अगर ये व्यक्ति समूह निर्धनता, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा सकते। इसका मतलब सिंपल सा है, जिस तरीके से आप देखिए कि मान लेते हैं कि आप दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ। अब आप दो लोगों का झगड़ा हुआ, अब उस झगड़े को सुलझाने के लिए आप दोनों लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट में केस दायर कर दिया। ये हो गया एक साधारण तरीके का मामला जो कोर्ट में गया। अब आप लोग सक्षम थे तो आप कोर्ट में केस लड़ पाए, वकीलों की फीस दे पाए, इतने लंबे समय तक चीजें चलती रही तो आप वो चीज कर पाए। लेकिन सोचिए ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे समूहों का जिनके पास आय का स्रोत इतना ज्यादा नहीं है जितना आपके पास है, जो केवल दिन भर के एक टाइम के भरपेट खाने के लिए वो पूरी दिन भर मेहनत करते हैं। ऐसे में उनके अधिकारों का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उनके पास तो पैसा नहीं है ना, उनके पास तो क्षमता नहीं है ना कि वो तो जाकर के कोर्ट में जाकर के लड़ाई करे, लड़ाई लड़े। मान लेते हैं कि एक ठेकेदार है, आपके गांव में काम कराया जा रहा है और एक ठेकेदार है, वो ठेकेदार वहां पर मनरेगा की योजना के तहत सारे मजदूरों को काम पे लगा रखा है। ठीक है, ठेकेदार मनरेगा में नहीं होते, सॉरी वो बोला, मनरेगा में ठेकेदारों की मनाही है। मान लेते किसी अन्य काम, कोई एक अन्य पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत एक ठेकेदार को काम सौंपा गया गांव की पंचायत के द्वारा, और उस काम के तहत वो जो व्यक्ति है, ठेकेदार है, वो गांव में कोई काम करवाते हुए मजदूरों से काम करा रहा है। अब प्रति व्यक्ति आप बात करते हैं, प्रतिदिन न्यूनतम आय जो है वो निर्धारित है भारत में। मान लेते हैं कि एक राज्य है, उस राज्य में 400 रुपए प्रतिदिन मिनिमम आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। अब वो ठेकेदार ऐसे क्षेत्र से मजदूरों को लेकर के आया है कार्य कराने के लिए जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है, उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। उस गरीब क्षेत्र से मजदूर को ला करके यहां पर कार्य करा रहा है और उसको 400 की बजाय 200 रुपए ही दे रहा है, और 8 घंटे की बजाय 10 घंटे 12 घंटे उससे काम करवा रहा है। काम ज्यादा करवा रहा है, पैसा कम दे रहा है। अब ऐसे में ये मजदूर, उसको जिसके अधिकार था कि 400 रुपए मिले और 8 घंटे का काम करे, एक्स्ट्रा ना करना पड़े, उससे काम भी ज्यादा करवाया जाएगा, पैसा भी कम, यानी उसके अधिकार का हनन हो रहा है। अब ऐसे में ये मजदूर जो है ना, वो उस परिस्थिति में नहीं है कि कोर्ट में जाकर के उस ठेकेदार के खिलाफ केस कर दे कि भैया ये ठेकेदार हमें 400 की बजाय 200 रुपए दे रहा है और काम भी ज्यादा करा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो कोर्ट के केस में जाएगा तो उसको अपनी मजदूरी, अपना काम धंधा छोड़ करके जाना पड़ेगा। जब भी तारीख आएगी काम छोड़ करके जाना पड़ेगा, जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन परिवार का पेट नहीं पाल पाएगा। ठीक है, दूसरा, कानूनी पचड़ों में ना चाहते हुए भी असंख्य खर्चे आ जाते हैं, कई सारे खर्चा करना पड़ जाता है। न्याय सस्ता नहीं है भारत के अंदर, भारत में न्यायिक प्रक्रियाएं बड़ी खर्चीली हैं। हालांकि कानूनी रूप से व्यवस्था है फ्री न्याय की, लेकिन इस तरीके के परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि पैसा खर्च करना पड़ता है हर किसी को। तो वो इतना पैसा ला करके खर्च कैसे करेगा? ठेकेदार तो अमीर है, वो कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में ये व्यक्ति कभी भी अपने अधिकारों के लिए डिमांड नहीं कर पाएगा। वो सहन करता जा रहा है, परेशान है, दुखी है, लेकिन फिर भी सहन कर रहा है कि चलो कम से कम 200 रुपए से एक टाइम तो पेट, परिवार का पेट पल जाएगा, खाना तो खा लेगा पूरा परिवार, है ना, नहीं तो इससे भी चले जाएंगे। तो ऐसे में मान लेते कोई संगठन है, जैसे मेरा एक एनजीओ है ललित यादव की पाठशाला, हम भी काम करते हैं
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई किसी से पैसा लेना देना नहीं होता। तो मान लेते हैं मेरा संगठन है, उसने देखा इन लोगों को कि यार ये तो ठेकेदार तो बड़ा अत्याचार कर रहा है इनके ऊपर, एक तो काम भी ज्यादा करा रहा है, पैसे भी कम दे रहा है, तो मैं उन मजदूरों के आधार पर, उन मजदूरों के बिहाफ पर फिर मैं कोर्ट में जाकर के एक PIL दायर कर दूं, ठीक है, एक जनहित याचिका दायर कर दूं कि भारत में न्यूनतम मजदूरी का कानून है, उसके बावजूद भारत में कुछ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिसका संदर्भ में देकर के कह दूं कि वहां पर ठेकेदार लोग मजदूरों से का शोषण कर रहे हैं, ठीक है, उनको कार्य के लिए ज्यादा अधिक समय तक कार्य करवाया जा रहा है, पैसा पूरा नहीं दिया जा रहा, कार्य की दशाएं भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जाकर के मैं उसमें लिख करके PIL में कोर्ट में लगा दूं। अब वो कोर्ट उस PIL को देखेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद कोर्ट फैसला लेगा, कोर्ट के मामले का संज्ञान लेगा, और संज्ञान लेगा तो ठेकेदार को भी तलब किया जाएगा, जांच पड़ताल भी की जाएगी, और अगर उसको पता चलता है कि ठेकेदार ने गलत कार्य किया तो ठेकेदार को जुर्माना दिलवाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाएगा, सजा का भी प्रावधान है, और उस ठेकेदार से उन सब की क्षतिपूर्ति करवाएगा जिन मजदूरों को अभी तक उसने पैसे कम दिए। तो ये काम हो गया। इसके लिए मजदूरों को अपनी जॉब छोड़ करके नहीं जानी पड़ी, काम भी करते रहे, लेकिन उनको न्याय भी मिल गया। और ये न्याय किसके माध्यम से मिला? किसी संगठन के माध्यम से या किसी और व्यक्ति जिसने इसकी समस्या देखी। तो PIL इसी तरीके से कार्य करते हैं, जनहित याचिका इसी तरीके से कार्य करते हैं। यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति या सामाजिक संगठन अगर उसको लगता है कहीं पर भी किसी भी तरीके की समस्या है, सामाजिक समस्या है, उदाहरण के तौर पर कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की समस्या है, तो वो उसको कोर्ट में ले जा सकता है, और कोर्ट उस व्यक्ति जनहित याचिका के आधार पर उस पूरे समुदाय, पूरे समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा की कोशिश करता है। जैसे कि आपने पुरानी स्कूल में आपने देखा होगा या फिल्मों में आपने देखा होगा, स्कूल में आप देखते हैं ना कि एक ग्रुप है, एक स्कूल के अंदर काफी लोगों का ग्रुप सा बन जाता है, और उस ग्रुप में आप देखोगे कि कई सारे शरारती तत्व के भी बच्चे होते हैं, और वो जाकर के बुली करते हैं ऐसे बच्चों को जो सीधे साधे से हैं या शारीरिक रूप से उनके बराबर कदकाठी या उतने मजबूत नहीं है जितने की वो लोग हैं, तो वो उनको जाकर के बुली करते हैं, छेड़ करते हैं, मारते पीटते हैं, धमकाते हैं बार बार, है ना। अब ऐसे में वो जो बच्चा कमजोर है वो तो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि टीचर को जाकर के बता दे, क्योंकि अगर वो टीचर को बताएगा तो हो सकता है कि सब लोग मिलकर के बाद में उसको और पीटे और मारे, तो डर जाता है, आगे नहीं जा सकता। ऐसे में डर डर के डरा सहमा रहता है। लेकिन सोचिए अगर ऐसा ही कोई एक मजबूत हट्टा कट्टा ग्रुप है, कोई और है क्लास के अंदर, कोई हीरो टाइप का भी, और वो जाकर के उस ग्रुप टीचर को भी शिकायत कर दे, है ना, और टीचर के साथ मिलकर के उस ग्रुप को सबक सिखाए कि भाई आज के बाद तुमने अगर किसी भी कमजोर बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, गलत किया, तो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा, नंबर नहीं देंगे, पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल के पास जाकर के मान लीजिए इन्होंने ये काम कर लिया, है ना। तो जिस बच्चे ने उसकी शिकायत की, इस मुद्दे को उठाया, है ना, और वो मुद्दा प्रिंसिपल के पास गया, तो वो मुद्दा एक तरीके से समझिए कि वो PIL गया, और उस PIL के तहत स्कूल के सारे कमजोर बच्चों का भला हो गया, और जिनकी दादागिरी थी उनकी दादागिरी ठहर गई, ठीक है। तो ये सारे, और फिर आप में से आप ऐसे कह सकते हो कि सर कि हो सकता है कि अभी तो बच्चे मान जाएं, शरारत ना करें, लेकिन बाद में कुछ करने लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता उसके लिए भी फिर वो अलग अलग व्यवस्था करेंगे ना, CCTV कैमरा लगाना और बाकी सारी चीजें करना, बाकी आसपास के लोगों से पूछना, और ये सख्त हिदायत दे देंगे कि अगर एक भी घटना ऐसे सामने आई तो बिना कुछ भी आपकी सुने आपको तुरंत स्कूल से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये डर, ये भय जो है वो उस समूह के बच्चों में चला जाएगा, तो फिर वो इस तरीके का गलत कार्य करने से बचेंगे। तो यही है PIL का मुख्य उद्देश्य जो भारत में PIL करता है, ठीक है। वास्तविक उद्देश्य कानून के शासन की रक्षा करना, ठीक है, और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना और मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप में प्राप्त करना, ये PIL का मुख्य रूप से उद्देश्य है। PIL के माध्यम से न्यायिक सक्रियता बढ़ती है, और भारत में बहुत सारे मामले ऐसे सुलझे हैं जो PIL के माध्यम से दिए गए, जैसे पर्यावरण प्रदूषण का मामला हुआ, आपके मौलिक अधिकारों का मामला हुआ, रोजगार का मामला हुआ, ये सारे ऐसे मामले हैं जो बहुत सारे आप देखोगे कि जनहित याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उन जनहित याचिकाओं के आधार पर न्यायिक न्यायिक व्याख्या का अपना अधिकार यूज करते हुए संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कई सारे फंडामेंटल राइट्स को परिभाषित कर दिया। तो इन जनहित याचिकाओं ने आपके मौलिक अधिकारों को वृद्धि करने में भी भूमिका निभाई। हां, अब एक और चीज आपको जानने की आवश्यकता है कि आजकल जो जनहित याचिकाएं हैं इसका बारे में, इसको लेकर के बहुत सारे लोग पब्लिसिटी स्टंट भी करने लगते हैं, केवल पब्लिसिटी पाने के लिए
गैर जरूरी कुछ भी तरीके के आप पीआईएल दायर कर देंगे, या राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पीआईएल दायर कर देंगे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जो है वो देखने को मिल गए हैं, आते हैं कि इस तरीके की किसी भी पीआईएल जिससे कि किसी सामाजिक आर्थिक सामाजिक समूह या कोई समाज से जुड़ी समस्या का समाधान ना हो रहा हो, और जिसमें किसी निजी व्यक्ति का हित छुपा हो, या केवल अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए या राजनीतिक हितों की पूर्ति करने के लिए मामला लाए हो, ऐसे मामलों को ना लिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। केवल जरूरी जनहित याचिकाएं हैं उन्हीं के ऊपर ही सुनवाई की जाए। तो ये मामला था जहां से आपको पीआईएल आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं पीआईएल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसके लिए उससे ज्यादा और कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई बार यहां से भी बन सकता है। डायरेक्ट नहीं बनेगा लेकिन अन्य के साथ जुड़ करके बन जाएगा, जैसे कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा, इनके साथ जोड़ करके एक सवाल यहां से बना लिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि हम पीआईएल से ही एक डायरेक्ट सवाल निकालते हैं। तो सवाल बड़े ध्यान से समझिएगा, सिंगल लाइनर सवाल पूछने वाला हूं, मल्टीपल ऑप्शंस का वाला नहीं रहेगा, एक सिंगल लाइनर सा रहेगा। निम्नांकित कथनों, न्यायिक सक्रिय पीआईएल के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पीआईएल के द्वारा न्यायिक सक्रियता की, पीआईएल और न्यायिक सक्रियता, पीआईएल और न्यायिक सक्रियता के कारण अनुच्छेद 21 का दायरा विस्तारित हुआ है। दूसरा, पीआईएल भारत में अमेरिका के बाद, या यह हो सकता है कि पीआईएल भारत में केवल वही समूह या वही व्यक्ति दायर कर सकता है जो कि पीड़ित हो। दूसरा, तीसरी कथन, भारत में पीआईएल दायर करने के लिए आपको किसी गैर सरकारी संगठन का सदस्य होना अनिवार्य है। चौथा कथन कि पीआईएल के माध्यम से कोर्ट के सामने, न्यायपालिका के सामने दायर की गई हर पीआईएल की सुनवाई करना न्यायपालिका के लिए अनिवार्य है। अब इसमें से आपको सही सुनना है तो केवल एक कथन, पहली स्टेटमेंट ठीक थी, बाकी की सारी स्टेटमेंट जो है वो गलत थी, कोई भी उसमें ठीक नहीं थी। अब इसी को वो मल्टीपल ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं कि गलत कथन चुनिए, और उसमें दे देंगे ए 1 2 3 गलत, बी 2 3 4 गलत, सी 1 3 4 गलत, और डी 1 2 3 4 गलत, सारे गलत है ना। तो इसमें 2 3 4 गलत वाला जो ऑप्शन रहेगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं। ठीक है, जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी जब भी कॉल करेंगे। कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विद इन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव। ठीक है, हर हफ्ते नए बैच आते हैं, ये मेरे के कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं,
ये आप देख लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE। रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना है यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, आप लाइक शेयर नहीं करते। और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए, हाई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है, ठीक है। चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।